हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चे कहना सर बाकी सब तो बढ़िया है, लेकिन ये जो एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा फियर फील हो रहा है। डरने की कोई बात नहीं है बच्चों, और मैं कह सकता हूं डरने की क्या बात जब सीट क्रैकर है आपके साथ। हम इस सीट क्रैकर के थ्रू फास्टेस्ट वे में रिवीजन तो करेंगे, इसके साथ साथ इंपोर्टेंट एस्पेक्ट को भी कवर करेंगे। मैं बच्चों आपको बता देना चाह रहा हूं कि हर एक बच्चा जब एग्जाम के नजदीक पहुंचता है, जब जब उसका एग्जामिनेशन पास होता है, तब तब उस पर प्रेशर हावी होता है। तब तब उसे ऐसा लगता है कि शायद मैं भूलता जा रहा हूं, मुझे कुछ याद नहीं रह रहा। बिल्कुल भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा वरीड रहोगे तो एग्जामिनेशन में कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा। इसके लिए आपने करना क्या चाहिए? टेंशन फ्री रहना है, पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है। हम आपके साथ एफर्ट्स लगा रहे हैं, इसके अलावा भी आपको टाइम बचता है तो खुद ब खुद रिवीजन करिए। हम आपका टेस्ट ले रहे हैं, इसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप खुद क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इंडियन यूनियन बजट के बारे में। इंडियन यूनियन बजट के जो की पॉइंट्स हैं उन्हें यहां पर हम रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड टेस्ट को भी हम कवर कर लेते हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमारा सारा का सारा एस्पेक्ट कवर हो जाएगा। तो हम जब इंडियन यूनियन बजट की बात करें तो यहां पर सबसे पहले ये जानने वाली बात है कि बजट क्या है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता रहा हूं बेटा, CSEET से रिलेटेड बहुत सारी बेसिक क्वेरीज आपकी रहती हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड, कि सर एग्जामिनेशन घर से होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। बेटा इन सारी बातों पर मैं बेसिक गाइडेंस आपको देता रहूंगा, वो एक अलग वीडियोज में रहेंगे। अभी सिर्फ मैं फास्टेस्ट वे में बिना टाइम वेस्ट किए आपका रिवीजन कराने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये बजट क्या है। तो बजट की बात करें, बजट इज अ प्लान। बजट क्या है? बजट इज अ प्लान ऑफ हाउ टू स्पेंड एन अमाउंट ऑफ मनी ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हमने कितना अमाउंट एक्सपेंड करना है, इसका एक प्लान बनाना ही अपने आप में बजट है। तो बजट अपने आप में क्या बन जाता है बच्चों? प्लान बन जाता है। इंडियन यूनियन बजट की बात करूं तो इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन यूनियन बजट इज नोन एज, तो आप क्या बोलोगे? नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा जैसे जैसे मैं साथ साथ बोल रहा हूं वैसे वैसे आप बोलने का प्रयास करें। दैट मीन्स हमने बोला इंडियन यूनियन बजट नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट की बात करें, बजट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बजट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस ऑन 7 अप्रैल 1860 बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। दैट मीन्स जब हम अंग्रेजों के अधीन थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार यहां पर बजट प्रेजेंट किया। तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस 7 अप्रैल 1860 बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फर्स्ट इंडियन बजट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इंडियन बजट प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेम्स विल्सन ऑन Feb 18, 1869। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, फास्टेस्ट वे में रिवाइज करना है। की पॉइंट्स मैंने यहां पर आपको कवर कर रखे, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि फर्स्ट इंडियन बजट प्रेजेंट हुआ वो कब हुआ? दैट मीन्स किसने किया? मिस्टर जेम्स विल्सन ने किया। कब किया? Feb 18, 1869 को। फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हम बात करें, प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर आर के शानमुखम चेट्टी ऑन नवंबर 26, 1947। ये इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट है। और दूसरा रहेगा हमारा फर्स्ट इंडियन बजट प्रेजेंटेड बाय, तो जेम्स विल्सन ने फर्स्ट इंडियन बजट प्रेजेंट किया। और इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट किसने प्रेजेंट किया? आर के शानमुखम चेट्टी ऑन नवंबर 26, 1947। फादर ऑफ इंडियन बजट किसे बोला जाता है? पीसी मेलानोबस को बोला जाता है। और बजट प्रिंटेड की अगर हम बात करें तो हमारा बोथ लैंग्वेज में अभी के लिए प्रिंट होता है, हिंदी एंड इंग्लिश। बजट की अगर हम बात करें, बजट प्रेजेंटेड ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब। ये जो बजट की बात करें, प्रेजेंटली जो हमारा बजट प्रेजेंट होता है वो फेब के फर्स्ट वर्किंग डे में प्रेजेंट होता है। आगे हम बात करेंगे रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट। किसने सबसे ज्यादा बजट प्रेजेंट किए? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनेशन के लिए। तो श्री मोरारजी देसाई फॉर प्रेजेंटिंग 10 बजट्स, इन्होंने 10 बजट प्रेजेंट किए थे। ओनली 2 फाइनेंस मिनिस्टर हु डिड नॉट प्रेजेंट एनी इंडियन बजट। बच्चों जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो हमारे बजट प्रेजेंट करते हैं। और ऐसे कौन से 2 फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ऐसे कौन से 2 फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने कोई इंडियन बजट प्रेजेंट ही नहीं किया? तो मिस्टर केसी नेगोई एंड मिस्टर HN बहुगुणा। बेटा एक बात और सुनो, कुछ बच्चों के माइंड में चल रहा है सर इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा ये पढ़ा नहीं रहे, हम यार रिवीजन कर रहे हैं सिर्फ। कौन कौन से की पॉइंट्स हमारे हो सकते हैं, हालांकि ये सीट मैं आपको डायरेक्टली भी दे दूं तो भी आप रिवाइज कर सकते हैं।
स्टिल साथ साथ में रिवाइज करोगे, सुन करके रिवाइज करोगे तो थोड़ा सा और ज्यादा याद रहेगा। आगे हम बात कर रहे हैं रेलवे बजट मर्ज विद द यूनियन बजट। पहले रेलवे बजट इंडिपेंडेंट हुआ करता था, बाद में जाके अब मर्ज हो चुका है। तो ये मर्ज कब हुआ? इन 2017। रेलवे बजट 2017 में मर्ज कर दिया गया यूनियन बजट के साथ में। पहले रेलवे बजट और यूनियन बजट दोनों अलग अलग प्रेजेंट हुआ करते थे, अब एक साथ ही प्रेजेंट होते, एक सिंगल बजट के तौर पर प्रेजेंट होते। ऐसा फुल फॉर्म आपके लिए आ सकता है एएफएस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंड फॉर ऐसे करके, एएफएस स्टैंड फॉर ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, ये क्या होते हैं? दैट मीन्स स्टेटमेंट प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट टू पार्लियामेंट। ऐसे स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट टू पार्लियामेंट प्रेजेंट किए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाएगा? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एएफएस प्रेजेंटेड फॉर, किस लिए प्रेजेंट किए जाते हैं एएफएस? एएफएस की बात करें तो रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर एक फाइनेंशियल ईयर में कितना रिसीप्ट और कितना एक्सपेंसेस, इन सारी जानकारी को किसके थ्रू दिया जाएगा बच्चों? एएफएस के थ्रू। आगे हम बात करें एएफएस यूजुअली अ व्हाइट 10 पेज डॉक्यूमेंट, जनरली इसे व्हाइट 10 पेज डॉक्यूमेंट बोला जाता है एएफएस को। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में बन सकता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू, एएफएस को यूजुअली कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यह भी एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन सकता है। तो कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक फंड, इन कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड सर किसे बोला जाता है? इनका कहना है ऑल रेवेन्यू रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जितना भी रेवेन्यू रेज करती है, मनी बोरो करती है, रिसिप्ट मिले, कहां से मिले? लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट। दैट मीन्स इनका कहना है कि आपने जो लोन बांट रखे उससे रिसिप्ट हो, आपको आप मनी बोरो कर लो उससे पैसा मिले आपको, आपके जितने भी रेवेन्यू मतलब जितने भी अर्निंग्स है वो सारी की सारी अर्निंग्स कहां जाएंगी? कंसोलिडेटेड फंड में जाएंगी। तो क्या लिखा है? फ्लो इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट जितना कमाए कहां जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड में। रेवेन्यू, ऑल रेवेन्यूज कवर कर लिए इन्होंने। पैसा उधार लिया कहां जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड में। और जो लोन दे रखा है उससे वापसी में कुछ रिसिप्ट मिलता है तो वो कहां जाएगा बच्चों? कंसोलिडेटेड फंड में। ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मैंने क्या बोला? ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्शनल आइटम मेट फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड और पब्लिक फंड, पब्लिक अकाउंट। बेटा कुछ एक्सेप्शनल आइटम है जिनका खर्चा कहां से होता है? पब्लिक फंड से होता है। जिनका खर्चा कहां से होता है? कंटिजेंसी फंड से होता है। कोई कंटिजेंसी है तो खर्चा कहां से होगा? कंटिजेंसी फंड से। अगर हमने पब्लिक से पैसा ले रखा है, पब्लिक अकाउंट में जमा कर रखा है, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस और उसकी वापसी कहां से होगी? पब्लिक अकाउंट से। इसके अलावा गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, उनका जो मेट आउट किया जाएगा, उनको जो मीट किया जाएगा, वो कहां से किया जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड से किया जाएगा। बात क्लियर है? आगे मूव करते हैं बेटा। यहां पर हमने सीखा कि सर सारे इनकम गवर्नमेंट की कहां आएंगी? कंसोलिडेटेड फंड में। और सारे के सारे एक्सपेंसेस कहां पर रहेंगे? कंसोलिडेटेड एक्सपेंस से मीट आउट किए जाएंगे, कुछ एक्सेप्शनल आइटम को छोड़ करके। आगे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मनी कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। क्या मनी कंसोलिडेटेड फंड से विड्रॉ हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। दैट मीन्स बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के आप इस पर्टिकुलर फंड से अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। द इंडियन गवर्नमेंट एंड ईच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट, अब मुद्दे वाली बात उठती है कि सर कंसोलिडेटेड फंड स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का एक ही होता है या अलग अलग होता है? तो इंडियन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें या फिर वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो अपना अपना कंसोलिडेटेड फंड मेंटेन करते हैं। डिमांड फॉर ग्रांट की बात करें तो एक फॉर्म होता है ये। डिमांड फॉर ग्रांट की अगर हम बात करें, एस्टीमेट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, और इससे आइडिया लगता है कि कंसोलिडेटेड फंड से कितना अमाउंट कहीं ना कहीं एक्सपेंस होने वाला, एक्सपेंडिचर होने वाला है। डिमांड फॉर ग्रांट में क्या क्या इंक्लूड रहते हैं? इनका कहना है प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू में कितना जाएगा और कैपिटल में कितना जाएगा। ग्रांट टू स्टेट और यूनियन टेरिटोरी, हम स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटोरी गवर्नमेंट को कितना पैसा देने वाले हैं, और साथ ही साथ लोन एंड अकाउंट्स, लोन एंड एडवांसेस के भी स्टेटस डिमांड फॉर ग्रांट फॉर्म में रहते हैं। आगे हम बात करेंगे अप्रोप्रिएशन बिल गिव पावर टू गवर्नमेंट टू विड्रॉ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड
फंड ऑफ इंडिया। जो हमारा एप्रोप्रिएशन बिल होगा वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को पावर देता है, कहां से, गवर्नमेंट को पावर देगा टू द गवर्नमेंट टू विड्रॉ द फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, क्या आप कंसोलिडेटेड फंड से अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। एप्रोप्रिएशन बिल इज यूज्ड फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जब फाइनेंशियल ईयर के दौरान आप खर्चे कर रहे होते हो, उस दौरान आप एप्रोप्रिएशन बिल का यूज करते हो, क्योंकि बेसिकली ये खर्चों से, एक्सपेंसेस से रिलेटेड पावर देता है कि आप कंसोलिडेटेड फंड से अमाउंट विड्रॉ करो। तो जब आप एक्सपेंस करोगे ड्यूरिंग द ईयर, तभी आप इसे, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तभी आप इसे यूज करोगे। आगे हम बात करेंगे, अब फाइनेंस बिल इज नोन एंड मनी बिल। एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फाइनेंस बिल को क्या बोला जाता है बच्चों, मनी बिल बोला जाता है। फाइनेंस बिल इज यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान से सुनना बेटा, फाइनेंस बिल इज यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किस लिए यूज किया जाता है फाइनेंस बिल को, सर सेंट्रल गवर्नमेंट नए टैक्स से कनेक्टेड प्रोविजन ला सकती है, फॉर लेवी ऑफ न्यू टैक्सेस, नए टैक्स ऐड कर सकती है, फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग टैक्स, पुराने टैक्स में बदलाव कर सकती है, और पुराने टैक्स को कंटिन्यू भी रख सकती है, फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ द एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर बियॉन्ड द पीरियड अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। बच्चों फाइनेंस बिल की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स से रिलेटेड नए टैक्स के प्रोविजन ला सकती है, पुराने में मॉडिफिकेशन कर सकती है, और साथ ही साथ में जो पुराना है उसे कंटिन्यू भी रख सकती है फाइनेंस बिल के थ्रू, कंफर्म करके। फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। ये इंट्रोड्यूस कहां होता है, लोकसभा में होता है। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने बात करी है इंट्रोड्यूस कहां होगा, लोकसभा में होगा। और साथ ही साथ राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा कैन रिकमेंड अमेंडमेंट इन द फाइनेंस बिल। ये फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट के लिए बोल सकते हैं कि चेंज करो इसमें, बट ये यहां राज्यसभा में से इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। फाइनेंस बिल की अगर हम बात करें, फाइनेंस बिल हैज टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 75 डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। इनका कहना है जिस दिन फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके 75 दिन के अंदर, विद इन 75 डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन, ये फाइनेंस बिल क्या हो जाना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। कंटिजेंसी फंड की बात कर लेते हैं, नाम से ही क्लियर है। कंटिजेंसी फंड इज यूज्ड फॉर द एनी अर्जेंट और अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर। जैसे कि आप समझ पा रहे हो, कोरोना अचानक से आ गया तो अनफॉरसीन था, किसी को नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होगा, तो इसके लिए हम कंटिजेंसी फंड को यूज कर सकते हैं। कंटिजेंसी फंड की बात करें तो कुछ अचानक से होने वाली अर्जेंट रिक्वायरमेंट के लिए, अनफॉरसीन रिक्वायरमेंट के लिए, एक्सपेंडिचर्स के लिए इसे यूज किया जा सकता है। कंटिजेंसी फंड इज अ 500 करोड़ फंड एट डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। ये 500 करोड़ फंड है और ये प्रेसिडेंट के डिस्पोजल में होता है। ये एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि कंटिजेंसी फंड को जब यूज किया जाता है तो क्या प्रेसिडेंट की परमिशन वहां पर चाहिए होती है। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम कंटिजेंसी फंड, ये कंटिजेंसी फंड, सी इधर आ गया इसका। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम कंटिजेंसी फंड रिक्वायर सब्सिक्वेंट अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट, और इसका पार्लियामेंट से सब्सिक्वेंट अप्रूवल भी लेना पड़ता है। आगे हम बात कर रहे हैं अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड। ध्यान से सुनना बेटा, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड इज रिटर्न टू द कंटिजेंसी फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। जब हम अमाउंट विड्रॉ की बात करते हैं, तो अगर हमने कंटिजेंसी फंड से अमाउंट विड्रॉ कर लिया है तो उसे कहीं ना कहीं कंसोलिडेटेड फंड से वापस करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर हमारा 500 करोड़ का कंटिजेंसी फंड है और उसमें से हमने 200 करोड़ विड्रॉ कर लिए, तो फिर आप एक काम करना, बाद में कंसोलिडेटेड फंड से अमाउंट कहां पर ट्रांसफर कर देना, कंटिजेंसी फंड में, तो वो मेंटेन रहना चाहिए। टाइमिंग आपने यूज कर लिया लेकिन लेटर ऑन उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। पब्लिक अकाउंट की बात कर लेते हैं। पब्लिक अकाउंट फॉर फ्लो ऑफ दोज ट्रांजेक्शन वेयर द गवर्नमेंट इज मियरली एक्टिंग एज अ बैंकर। पब्लिक अकाउंट की बात करेंगे, या इन्हें कई बार पब्लिक फंड भी बोला जाता है, तो पब्लिक फंड या पब्लिक अकाउंट की जब बात करते हैं तो अकाउंट फॉर फ्लोज ऑफ दोज ट्रांजेक्शन वेयर द गवर्नमेंट इज मियरली एक्टिंग एज अ बैंक। मतलब गवर्नमेंट का काम क्या है कि भाई साहब अपना पैसा दो, हम सेफ गार्ड के तौर पर रख रहे हैं और एक सर्टेन टाइम बाद आपको वापस कर देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे। तो गवर्नमेंट जहां बैंकर की तरह काम कर रहा है, दैट मीन्स वो सारे अकाउंट क्या है, पब्लिक अकाउंट की कैटेगरी में रहेंगे। नेक्स्ट मुद्दे पर चलते हैं, अगले एस्पेक्ट पर चलते हैं बच्चों। लाइक प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग एटसेट्रा। जब हम पब्लिक अकाउंट की बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या होते हैं, प्रोविडेंट फंड टाइप होते हैं या स्मॉल सेविंग फंड होते हैं, जहां पर आपने पैसा जमा कराया उनमें और फिर बाद में आपको पैसा वापसी में मिल गया। फंड इन अ पब्लिक अकाउंट, आगे हम बात करें, डू नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के नहीं होते क्योंकि ये पब्लिक ने पैसा जमा कराया है और बाद में उन्हीं को वापस करना पड़ता है और इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ता है, बिकॉज दे हैव टू बी पेड बैक। एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक अकाउंट, ध्यान से सुनना, एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक अकाउंट नॉट रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। पहली बात तो ये
गवर्नमेंट का पैसा ही नहीं है, गवर्नमेंट को बिलोंग ही नहीं करता, तो पार्लियामेंट की अप्रूवल की क्या जरूरत है? जिनका पैसा है उनको वापस करना पड़ेगा ना आपको, तो उसके लिए अप्रूवल लेने के चक्कर में आप उन्हें उलझा नहीं सकते। तो एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट, अगर पब्लिक अकाउंट से खर्चा होना है तो आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ऑल मनी फॉल इनटू द पब्लिक अकाउंट, जितना भी मनी पब्लिक अकाउंट में आता है इज कॉल्ड द रिसिप्ट नॉट रेवेन्यू। इसे सिर्फ रिसिप्ट बोला जाता है, रेवेन्यू नहीं बोलेंगे, क्योंकि रेवेन्यू बोलेंगे तो फिर तो ये आपका पैसा हो गया ना, फिर कहां चला जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड में। हमने बोला था ना कि रेवेन्यू के सारे कहां जाएंगे? कंसोलिडेटेड फंड में। तो इसे रेवेन्यू नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? रिसिप्ट बोलेंगे। आगे हमने बोला रेवेन्यू रिसिप्ट की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? ऑल रिसिप्ट दैट इन जनरल डू नॉट इन्वॉल्व सेल ऑफ असेट्स, एग्जांपल टैक्सेशन। जो कि जितने भी रिसिप्ट होंगे जो कहीं ना कहीं आपको असेट्स को सेल करने की वजह से नहीं मिले हैं, अगर असेट्स को सेल करके आपने कोई रिसिप्ट जनरेट किया है तो फिर वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, गवर्नमेंट टैक्स लगा रही, तो अब गवर्नमेंट आपको अपनी कोई असेट्स थोड़ी ना सेल कर रही है, आपसे टैक्स ले रही, तो गवर्नमेंट को रिसिप्ट हो रहा है, वो रिसिप्ट कैसा रहेगा? रेवेन्यू रिसिप्ट रहेगा। गवर्नमेंट आपको अपने गवर्नमेंट कंपनी के शेयर सेल करे और फिर आपसे पैसा ले तो भी गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, लेकिन वो रिसिप्ट हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट ना होकर क्या बन जाएगी? कैपिटल रिसिप्ट बन जाएगी। तो रेवेन्यू रिसिप्ट की बात कर रहे हैं, ऑल रिसिप्ट दैट इन जनरल डू नॉट इन्वॉल्व सेल ऑफ द असेट्स, एग्जांपल टैक्सेशन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की मैं बात कर रहा हूं, ऑल रिसिप्ट दैट इन जनरल डू नॉट इन्वॉल्व परचेज ऑफ और क्रिएशन ऑफ असेट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो ऑल रिसिप्ट्स, जितने भी रिसिप्ट्स होंगे दैट लिक्विडेट या सेल एंड असेट्स वुड बी कैपिटल नेचर ऑफ द कैपिटल नेचर और कैपिटल अकाउंट। अगर हमने बच्चों यहां पर बात किया रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में, तो हमने सिर्फ एक बात बोली कि सर ऐसी रिसिप्ट जो टैक्सेशन एटसेट्रा से मिलती है, मतलब सिंपली उसमें असेट्स को सेल नहीं कर रहे हैं, वो रहेगी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरा रहेगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने यहां पर बात कर लिया कि सर ऑल रिसिप्ट दैट इन जनरल डू नॉट इन्वॉल्व परचेज और क्रिएशन ऑफ असेट्स, ऐसा खर्चा जो असेट्स को परचेज करने में नहीं हुआ, नॉर्मल एक्सपेंसेस है, रूटीन एक्सपेंसेस है, सैलरी दिया है हमने उससे, सब्सिडी दिया है हमने उससे, इंटरेस्ट पे किया है, वो क्या रहेगा? हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वही एग्जांपल हमने यहां पे मेंशन कर रखे। कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करें, मतलब ना तो सैलरी दिया, ना ही सब्सिडी दिए, ना ही इंटरेस्ट दिए, ऐसे खर्चे नहीं किए। गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उससे कनेक्टेड खर्चे नहीं है, तो सर क्या खर्चे हैं? कैपिटल असेट्स परचेज करिए। गवर्नमेंट कंपनी के लिए कैपिटल असेट्स परचेज किए गए, तो वो कैसी कैटेगरी में आ जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट्स। तो कैपिटल एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर गवर्नमेंट असेट्स को सेल करके जो पैसा कमाया वो क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट्स। तो ऑल रिसिप्ट दैट लिक्विडेट या सेल एंड असेट्स वुड बी कैपिटल नेचर और कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी बात है, असेट्स को सेल करोगे तो कैपिटल रिसिप्ट्स, असेट्स को परचेज करोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू नेचर के आइटम के बारे में बात करेंगे तो अदर देन असेट्स जो आप रिसिप्ट जनरेट कर रहे हो या खर्चे कर रहे हो वो आपके क्या रहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की मैं बात करूं, ऑल एक्सपेंडिचर दैट क्रिएट परचेज एंड एसेट्स वुड बी कैपिटल नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट लाइक परचेज ऑफ शेयर। मतलब सिंपल सी बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्होंने बोल दिया कि सर जितने खर्चे होंगे ना आपके, वो सारे के सारे खर्चे कहीं ना कहीं असेट्स को एक्वायर करने से रिलेटेड है। जो कैपिटल रिसिप्ट थी उसमें आपकी असेट्स जा रही थी, आपके पास पैसा आ रहा था। आगे हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट हैज टू प्रिपेयर अ रेवेन्यू बजट। गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू बजट बनाना पड़ता है। किसके लिए बनाना पड़ता है? फॉर रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट हैज टू प्रिपेयर अ कैपिटल बजट। किसके लिए बनाना पड़ता है? फॉर कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसके लिए बनाना पड़ता है? फॉर कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। साथ ही साथ फुल फॉर्म ऑफ डीईए। डीईए का फुल फॉर्म आ सकता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। साथ ही साथ कनेक्टेड मैटर्स है, इसलिए यहां पर मैंने फुल फॉर्म मेंशन करा दिया आपको। द बजट प्रेजेंटेशन स्पीच कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। जब बजट का स्पीच दिया जाता है, किन किन मुद्दों पर बोला जाता है, तो ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है कि बजट प्रेजेंटेशन कंप्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर द बजट प्रेजेंटेशन स्पीच। ठीक है, तो ऐसे करके आ सकता है, इनमें से कोई 3 पॉइंट दे दे और एक ऑल ऑफ दीज आपको टिक कर दे। ठीक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्राइज इन द बजट प्रेजेंटेशन स्पीच, ऐसे करके भी एक ऑप्शन आ सकता है। उनमें से एक कोई अदर ऑप्शन दे देगा, बाकी इनमें से 3 ऑप्शन डाल देगा। तो कौन कौन से आइटम है जिन पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर बजट प्रेजेंटेशन स्पीच दिया जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट, एप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, इनको सबको अलग अलग जगह पर हम पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क,
मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर और मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी एंड स्टडीज स्टेटमेंट और एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, इस टाइप के मुद्दों पर हमारे बजट प्रेजेंटेशन स्पीच में बच्चों कहीं ना कहीं स्पीच दिया जाएगा। और एक्सपेंडिचर बजट और रेवेन्यू रिसीप्ट बजट, ये सारे मुद्दे वहां पर कवर किए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे इसी टॉपिक में रेवेन्यू बजट रिकॉर्ड। रेवेन्यू बजट बेसिकली क्या रिकॉर्ड करता है? ऑल रेवेन्यू रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर। ध्यान सुनना, रेवेन्यू बजट ऑल रेवेन्यू रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर। इफ द रेवेन्यू एक्सपेंस इज मोर देन द रिसीप्ट, अगर हमारी रेवेन्यू एक्सपेंस ज्यादा है, रिसिप्ट कम है, तो भाई साहब खर्चा ज्यादा हो गया, इनकम कम है, रेवेन्यू डेफिसिट हो गई। दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूं सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट की। इफ रेवेन्यू एक्सपेंस इज मोर देन द रेवेन्यू रिसिप्ट, इफ रेवेन्यू रिसीप्ट मोर देन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस बार इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है, खर्चे कम है, इनकम ज्यादा है, तो क्या होगा? सरप्लस होगा, कॉल्ड और सरप्लस। और ये कैसा सरप्लस हो जाएगा? रेवेन्यू सरप्लस हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल रनिंग एक्सपेंस होते हैं। ये नॉर्मल रनिंग एक्सपेंस किसके होंगे? गवर्नमेंट के होंगे, क्योंकि हम बजट की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस सर्विसेज, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेब्ट, सब्सिडी एटसेट्रा। तो ये जो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या कवर किया गया, उन सारे पॉइंट्स को हमने यहां कवर किया। रेवेन्यू रिसिप्ट की अगर मैं बात करूं तो डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसे दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, अदर ड्यूटीज और गवर्नमेंट लेवाइज, ये सारे के सारे टैक्स रेवेन्यूज में शामिल होते हैं। और अगर हम बात करें नॉन टैक्स रेवेन्यूज की तो इंटरेस्ट ऑन लोन, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट लाइक पीएसयू, फी एंड अदर रिसिप्ट ऑफ द सर्विसेज एटसेट्रा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर हम बात करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर के तौर पर इसे बुलाया जाता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ही बात कर रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रैकरिंग इन नेचर, रैकरिंग का मतलब बार बार होने वाला एक्सपेंसेज, एंड आर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट रेगुलेटरी, और गवर्नमेंट रेगुलेटरी के थ्रू ये खर्चे होते हैं। आगे हम बात करने वाले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑल्सो मस्ट नॉट डिक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को जो डिक्रीज कर दे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, वो क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होगा जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को डिक्रीज ना करे। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग की बात करें, इज अ कैपिटल नेचर, ये कैपिटल नेचर का होता है। और कैपिटल बजट, अगर कैपिटल बजट की मैं बात करूं तो अकाउंट फॉर कैपिटल पेमेंट एंड कैपिटल रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल बजट की बात करते हैं, सो द इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे यहां इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उस टाइप की एक्टिविटीज को ये शो कर रहा होता है। और कैपिटल रिसीप्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? लोन फ्रॉम पब्लिक, लोन फ्रॉम आरबीआई, सेल ऑफ ट्रेजरी बिल्स, डिसइन्वेस्टमेंट, लोन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन बॉडीज एंड गवर्नमेंट रिकवरीज एटसेट्रा। ये सारे के सारे कैपिटल रिसीप्ट्स में आपके शामिल होते हैं। इसके बाद हम अगले मुद्दे पर मूव करें, ये लोन ग्रांटेड बाय द सीजी और टू स्टेट एंड यूटीबी इसमें कवर अप रहेगा। आगे हम बात करेंगे कैपिटल पेमेंट इंक्लूड। कैपिटल पेमेंट में क्या क्या शामिल रहेगा? कैपिटल पेमेंट इंक्लूड एक्सपेंसेस इनकर्ड टुवर्ड्स, एक्सपेंसेस इनकर्ड टुवर्ड्स किस किस के लिए? बिल्डिंग लॉन्ग टर्म असेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग मशीनरी एटसेट्रा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, लोन एंड एडवांस ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कहां कवर हो जाएंगे? कैपिटल पेमेंट्स में कवर हो जाएंगे। एक्सपेंडिचर बजट की बात करें, रेफर टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। एक्सपेंडिचर बजट की बात करेंगे तो ये कैपिटल और रेवेन्यू दोनों तरीके के डिसवर्समेंट मतलब आउटफ्लो को कवर करता है। और फिजिकल डेफिसिट की बात करें, फिजिकल डेफिसिट इज अ शॉर्टफॉल। मैं रेवेन्यू डेफिसिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां किसकी बात कर रहा हूं? फिजिकल डेफिसिट, शॉर्टफॉल इन अ गवर्नमेंट इनकम कंपेयर्ड विद इट्स स्पेंडिंग। दैट मीन्स फिजिकल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो जो ओवरऑल गवर्नमेंट की इनकम है और उनकी जो स्पेंडिंग है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? फिजिकल डेफिसिट। अब फिजिकल डेफिसिट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दो मेथड रहते हैं जनरली इसके, परसेंटेज ऑफ जीडीपी मेथड और टोटल डॉलर स्पेंड इन एक्सेस ऑफ इनकम। यहां डॉलर में देखा जाता है कितने डॉलर आए, कितने डॉलर गए, तो टोटल डॉलर के हिसाब से भी इसे डेफिसिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आया, कितना गया? ज्यादा आया कम गया मतलब सरप्लस, और कम आया ज्यादा गया मतलब डेफिशिएंसी। फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन, किस किस के बीच में डिफरेंस होगा? डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम, डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, टोटल टैक्सेस, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट एंड इट्स टोटल एक्सपेंडिचर। में सिंपल सी बात है कि इनकम और एक्सपेंसेस के बीच का डिफरेंस ही है, बस उसको फॉर्मूला बेस्ड में यहां डिजाइन कर दिया गया है। अगेन एक और फॉर्मूला है फिजिकल डेफिसिट का, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट
कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, रेवेन्यू रिसीव्ड एंड रिकवरी ऑफ द लोन एंड अदर रिसीव्ड्स। अनवांटेड नॉइज बच्चे, ठीक है बेटा। हमने बात करा फिजिकल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं यहां पर फिजिकल डेफिसिट का एक फॉर्मूला ये रहेगा, दूसरा हमारा फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला ये रहेगा टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो कैपिटल नेचर के हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हो, माइनस कर देंगे इसमें से टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो रेवेन्यू रिसीप्ट हो या फिर रिकवरी ऑफ लोन हो या फिर कोई अदर रिसीप्ट हो, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो के बीच का डिफरेंस हमने यहां कैलकुलेट करना है। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करेंगे तो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट, इसे हम अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल डेफिसिट की बात करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग, बट इसमें बोरोइंग शामिल नहीं होता, रिसीप्ट में हमारी बोरोइंग शामिल नहीं होगी। आगे हमने बात करा प्राइमरी डेफिसिट की, अगर हम बात कर रहे हैं तो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर हम प्राइमरी डेफिसिट की बात करेंगे तो फिजिकल डेफिसिट्स में से इंटरेस्ट पेमेंट अगर हम माइनस कर देंगे तो प्राइमरी डेफिसिट उसे बोला जाएगा। तो ये मेजर हमने टॉपिक पार्ट यहां कवर कर लिए, एग्जामिनेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट है, कम से कम इतना तो आप रिवाइज कर ही लें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां लेके चल रहे हैं, एक क्वेश्चन यहां पर दे रखा है कि इफ द गैप बिटवीन द सेंटर्स एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम इज ₹5 लाख करोड़ एंड द कंट्रीज जीडीपी इज 200 लाख करोड़, तो 5 लाख करोड़ का यहां पर डेफिसिट है और जीडीपी है हमारा 200 लाख करोड़ का, तो फिजिकल डेफिसिट हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएगा? तो फिजिकल डेफिसिट आप परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो बड़ा सिंपल सा एस्पेक्ट रहेगा, तो 5/200 इंटू इसका परसेंटेज निकाल दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2.5% ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो वही यहां पर एक न्यूमेरिकल टाइप का बना के आपको, अगर ऐसा एग्जामिनेशन, वैसे तो संभावना है नहीं, बट अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप ऐसा परसेंटेज में वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो था बेटा सीट क्रैकर और टॉपिक था हमारा इंडियन यूनियन बजट। परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने फास्टेस्ट वे में आपको रिवीजन करके दिखाया वैसे ही आप रिवीजन कर सकते हैं। हमने मोरलेस हाफ एन आवर में इस चैप्टर को कवर किया है। अगर हम 6 to 7 चैप्टर्स की बात करें तो 3.5 आवर्स में हम मोरलेस हम सारे एक बुक को कहीं ना कहीं रिवाइज कर सकते हैं, और जब हम 3-3.5 घंटे में एक बुक को रिवाइज कर सकते हैं, ऐसे ही हम सारे सिलेबस के रिवीजन की बात करें जल्दी जल्दी एग्जामिनेशन से पहले, तो हम 12 से 14 घंटे के अंदर अंदर हम सारा सिलेबस भी रिवाइज कर सकते हैं। तो सीट क्रैकर का एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये इंडियन यूनियन बजट का एग्जाम्पल लिया यहां पर और बहुत ही शॉर्ट पीरियड टाइम में रिवीजन किया। अगेन मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपके छोटे छोटे बेसिक से काफी सारे डाउट्स रहते हैं जो एग्जामिनेशन को लेकर के हैं, उनका आपको शॉर्ट वीडियोज अलग से मिल जाएंगे, अभी रिसेंटली ही आपको मिल जाएंगे, वो सारे डाउट्स आपके उधर क्लियर कर देंगे। और सीट क्रैकर के तौर पर हम सिर्फ सब्जेक्ट्स का कहीं ना कहीं यहां पर ईच एंड एवरी चैप्टर को हम रिवाइज करने का प्रयास करेंगे, राइट। तो यहां हमने ये चैप्टर कवर कर लिया है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कहीं ना कहीं एक नई क्रैकर के साथ में।